hello everyone. Dear student, today I will discuss about the reproduction in organisms, which is first chapter of class 12th. Right? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हम लोग पहले 2 से 3 डेफिनेशन देखेंगे, जो 1 से 2 आपको याद रखनी है. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं 1-2 डेफिनेशन इसकी. राइट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स एक न्यू यंग वन को बर्थ देता है जो बिल्कुल सिमिलर होता है पेरेंट की तरह. ठीक है बच्चे, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ. एक डेफिनेशन ये होगी आपकी. सेकेंड डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हो द यंग वन ग्रोज मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू यंग वन. ठीक है, या तो आप लोग लिख सकते हो देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन. इसको क्या हम बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पेन. क्लियर है बच्चे? देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं इसमें रिप्रोडक्शन अनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ठीक है बच्चे, एक और इसमें आप ऐड कर सकते हो रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ. ठीक है, लाइफ का एक फंडामेंटल फीचर है रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन. इसमें बच्चे हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी की लाइंस क्या है? देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड and each organism has evolved its own mechanisms to multiply and produce offspring. Right, depends on organisms habits, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce. इसमें ये साफ कहा गया है कि जितनी भी वैरायटी ऑफ स्पीशीज हैं वर्ल्ड में उनका एक फिजियोलॉजी डिपेंड करेगा और उसका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होगा, है ना, उनको फेवरेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए या नहीं है, अडॉप्टिव हैबिटाट. ठीक है, वो 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक किसी भी वैरायटी ऑफ स्पीशीज की फिजियोलॉजी और दूसरा उसके कलेक्टिवली सराउंडिंग एनवायरनमेंट उसके लिए सूटेबल है कि नहीं रिप्रोड्यूस करने के लिए. देखिए, इसमें मैं आप लोगों को 2 से 3 लाइन्स बता देता हूँ जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी की है. ये बच्चे आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ. यहाँ से लेके ये एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक. क्या बोल रहा है? देयर आर लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ स्पीशीज. एंड ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म. सबका जो मैकेनिज्म्स होता है रिप्रोडक्शंस का वो डिफरेंट होता है. एंड टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, है ना, अपने नंबर को इंक्रीज करना और न्यू यंग वन को बर्थ देने का सबका मैकेनिज्म जो होता है वो डिफरेंट होता है. बोल रहा है कि डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म हैबिटाट. ऑर्गेनिजम्स के हैबिटाट पे डिपेंड्स करेगा. ऑर्गेनिजम्स के हैबिटाट पे डिपेंड करेगा कि उसका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो कैसा है, और साथ में इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी और उसकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है एंड अदर सेवरल फैक्टर्स राइट्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिजम्स. राइट, ये एनसीईआरटी की लाइन्स हैं आपकी. अब ये बोल रहा है कि based on whether there is a participation of one organisms or two in the process of reproductions. reproductions में कितने organisms का participation होता है, 1 या 2 का, है ना. तो अगर सिंपली मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, देखिए, जैसे सिंपल मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि when young one, अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए बच्चे बोल रहे हैं कि when young one is produced by a single parent विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशंस. ठीक है, गैमीट फॉर्मेशंस की इन्वॉल्वमेंट के बिना जो यंग वन प्रोड्यूस होता है तो उसको हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं. क्या बोलते हैं उसको? हम लोग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस बोलेंगे. राइट, रिप्रोडक्शन इज ए सेक्शुअल. इट मीन्स जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, यूनी पेरेंटल होगा. मतलब कोई भी यंग वन जो बना है तो वो एक ही पेरेंट से बना है, न कि गैमीट बना होगा. यहाँ पे कोई गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई 2 पेरेंट्स नहीं है, सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एज वेल एज यूनी पेरेंटल. इसको क्या बोलेंगे? यूनी पेरेंटल बोलेंगे बच्चे. ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम लोग इसमें देखते हैं. जैसे हमारा क्या होता है, ये हमारा एसेक्सुअल आ गया. अगर हम लोग देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल में क्या बच्चे ये क्या कह रहा है कि व्हेन टू, देखो
when two parents participate in the reproductive process and involvement in the fusion of male and female gamete formations, reproduction is sexual। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट ज़रूर आपने याद रखना है। जहाँ पर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो और गैमीट्स बने, एग और स्पर्म बने, तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल बोलते हैं। इट मीन्स कि बाई पेरेंटल, ये क्या होगा, ये बाई पेरेंटल कहलाएगा, दैट इज़ बाई पेरेंटल सिस्टम, क्योंकि दो पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। बाई पेरेंटल सिस्टम, पहले क्या था, यूनिपेरेंटल सिस्टम था, अब क्या है, बाई पेरेंटल सिस्टम। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ड्राइव्ड होता है यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस में कॉन्सेप्ट कहाँ से ड्राइव हुआ है, सिंपल यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल से। जैसे हमारे पास यूनिपेरेंटल होगा, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, बाई पेरेंटल होगा जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, तो रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। अब मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेस डिफरेंस क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बहुत ज़्यादा आप लोगों को एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी, जैसे मल्टी सेल स्पॉन्ज भी होते हैं, सिलियंट्रेट्स भी होते हैं, बट मोस्टली इसमें हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, है ना, और जेनेटिकली सिमिलर आर आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ होती है। ठीक है ना, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, स्लाइम मोल्ड होता है, सी एनेमोन्स होता है, सम स्पीशीज ऑफ स्टारफिश होगा, है ना। मैनी ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। इसमें हमने दो कंडीशन रखी है, जो मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल बोल रहा था, इसमें दो कंडीशन आती हैं, सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। एफिड, स्लाइम मोल्ड, सी एनेमोन्स एंड सम स्पीशीज ऑफ स्टारफिश, इनमें दो कंडीशन रहती हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है स्पीशीज और एसेक्सुअली भी करती है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केस जैसे ह्यूमंस, मैमल्स, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। देखिए बच्चों, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है बोर्ड में। ठीक है, कभी कभी नीट के भी कुछ पॉइंट्स यहाँ से बन जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, डिफरेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इट इज़ फाउंड इन लोअर एनिमल्स, है ना, लोअर एनिमल्स एंड प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोम्स एंड बैक्टीरिया, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। मतलब बाई पेरेंटल प्रोसेस आपको सेक्सुअल में दिखेगा और यूनिपेरेंटल प्रोसेस आपको एसेक्सुअल में दिखेगा। ये चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गैमीट्स आर नॉट फाउंड, मानो जैसे आपको कोई डिफरेंस लिखना है तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर एसेक्सुअल में क्या लिखोगे, यूनिपेरेंटल प्रोसेस। क्या होगा यहाँ पे, यूनिपेरेंटल प्रोसेस। पहला डिफरेंस आपका सबको पता होगा, यूनिपेरेंटल प्रोसेस फॉलो होता है यहाँ पे। और इसके केस में बाई पेरेंटल प्रोसेस, बाई पेरेंटल प्रोसेस सबको पता चलना चाहिए क्योंकि हमने ये पहले समझ लिया है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या पढ़ा था हमने, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमेट्स नहीं बनेंगे एसेक्सुअल में, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, एग और स्पर्म नहीं बनेंगे, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, और इसके केस गैमेट्स आर फॉर्म्ड, गैमेट्स क्या है, स्पर्म किससे होगा, मेल से, और एग किससे आएगा, फीमेल से, इसको हम गैमेट्स बोलते हैं। ये सिर्फ बाई पेरेंटल सिस्टम के केस में ही आपको दिखेगा, द रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। ये दो डिफरेंस हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह हमारी बॉडी में, है ना, और जो जर्म सेल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह गोनेडल सेल्स में। ठीक है, देखिए जैसे ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब किसकी तरह, रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करेंगे। और जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं वो हमारे गोनेडल सेल्स होते हैं। मतलब सिंपल बात, गोनेडल सेल्स को हम अदर देन सोमैटिक सेल्स बोल सकते हैं, है ना, अदर देन सोमैटिक सेल्स तो हमारे गोनेडल सेल्स ही कहलाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ आपको मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गोनेडल सेल्स या जर्म सेल्स।
और सोमेटिक सेल्स आपको कहाँ दिखेंगे, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में। मतलब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में आपको जर्म सेल्स नहीं दिखेंगे, गोनेडल सेल्स नहीं दिखेंगे, सोमेटिक सेल्स दिखेंगे आपको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में, और वही एक्ट करेंगे किसकी तरह, रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह। गॉट माई पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, क्योंकि अगर गैमेट्स नहीं बनता है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट होगी। नो फर्टिलाइजेशन अकर इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन केस ऑफ sexual reproduction, whether it is because male and female gametes are present in order to obtain the zygote। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अब देखो जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आप लोगों को ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम्स नंबर जो होंगे ना वो सेम दिखेंगे, मतलब क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉयड थ्रू आउट द प्रोसेस, है ना। नो हैप्लॉयड ऑलवेज कंडीशन सीन इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात। जैसे 46 से 46 ही आपको दिखेंगे, है ना। आपको देखा है, आपको पता ही होगा कि सोमेटिक सेल्स जो होते हैं वो कभी भी उनमें मियोसिस नहीं होती है, सोमेटिक सेल्स में ऑलवेज आपको माइटोसिस ही देखने को मिलती है ना। तो ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ कि क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉयड थ्रू आउट द प्रोसेस, है ना। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 46 से 46 ही रहेंगे, राइट। क्लियर है बच्चे। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, 46 से 46 ही बन रहा है, क्रोमोसोम्स 46 से 46 ही बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 46 से 46 ही बना। अब इसमें क्या हुआ, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, है ना, सिर्फ डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। बट इसके केस में क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसे 46 से 46 क्रोमोसोम से क्या बन जाएगा हमारे पास, 23 बन जाएगा ना। यहाँ पे 23 बन जाएगा, 46 से 23 देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर 46 से 23 देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है। यहाँ पर माइटोसिस होती है और यहाँ पर क्या होती है, मियोसिस होती है। बच्चे यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना, वेरी हाई होता है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मतलब हम ऐसा इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैं 6 पॉइंट ऐड करूँगा। 6 पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं, क्लियर है बच्चे, ठीक है। जो हमारा 6 पॉइंट था, फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और हमारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहेगा, स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये आप लोगों को पॉइंट भी याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपकी फेयर नोटबुक पे ये सेम एज इट इज़ नोट्स होने चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, लास्ट पॉइंट में क्या आएगा कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं आपके ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायर्ड नहीं होते, और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर प्रोमिनेंट, मतलब आपको रिक्वायर्ड होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग 7th पॉइंट बना, क्लियर है बच्चे। ये 7 पॉइंट है हमारे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीज़ें समझी हैं। फर्स्ट हमारा था ए सेक्शुअल में लोअर कॉर्डेट्स और सेक्शुअल में हायर कॉर्डेट्स, फिर उसके बाद गैमेट्स नहीं बनता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्शुअल में गैमेट्स बनता है। दूसरा हमने ए सेक्शुअल में सोमैटिक सेल्स का डिस्क्राइब किया है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स को डिस्क्राइब किया है। देन फिर हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशंस को डिस्क्राइब किया है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशंस होती है। क्रोमोसोम्स नंबर 5th पॉइंट पे हमने देखें कि ऑलवेज सीन इन डिप्लॉयड सेट, और इसके केस में सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपको दिखेगा, 46 से 23 बन जाएंगे। हमने ए सेक्शुअल में देखा है कि फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, और सेक्शुअल में हमने देखा स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और 7th पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सेक्शुअल में होते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में कोई भी कोपुलेटरी ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करी है कि फंजाई, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया जो एग्जाम्पल है वो आपकी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में आप लोगों के जो बाई पेरेंटल आते हैं, आप लोग बोल सकते हो जैसे ह्यूमंस, मैमल्स एंड ऑल, टेट्रापोडा, और ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आती है फिशन, ठीक है। इसमें आप बाइनरी फिशन देखोगे, मल्टीपल फिशन देखोगे, बट फर्स्ट टाइप हमारी आती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, फिशन। सेकेंड टाइप बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, देन स्पोरुलेशंस, ठीक है। ऐसे हम लोग देखते हैं।
These are the different type of asexual reproduction. One is a fissions, other is a budding, other is fragmentation, then regeneration, then sporulation and vegetative propagations. ठीक है, explain in detail in the next page. फर्स्ट टाइप asexual reproductions के हम लोग देख रहे हैं फिशंस क्या होता है. फिशंस आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी, है ना, इनटू 2 or more daughter individuals विच आर आइडेंटिकल टू पेरेंट. ठीक है, जैसे बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होती है वो सेम टाइम में होती है, और ह्यूमन के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइम में होती है. तो बड़ा डिफरेंट हो जाएगा ह्यूमंस का और इसका बैक्टीरिया का, है ना. तो इसीलिए बैक्टीरिया को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखा और ह्यूमंस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखा है. तो इसमें आप लोगों ने समझना, जैसे फिशंस की आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो. ठीक है बच्चे, ये आपकी डेफिनेशन बनती है ना. इट इज़ अ डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी into 2 or more daughter individuals which are identical to parents. ठीक है, अब फिशंस को हम लोग फर्दर स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. इसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स आती हैं. फर्स्ट जैसे देखोगे बाइनरी फिशंस, सेकंड मल्टीपल फिशंस, और थर्ड देखोगे आप लोग प्लाज्मोटोम. ठीक है बच्चे, ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं फिशंस की. फिशन आपको पता है कि एक पेरेंट बॉडी होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा डाटर इंडिविजुअल में डिवाइड होती है और सिमिलर होती है अपने पेरेंट की तरह. ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर बाइनरी फिशंस और मल्टीपल फिशन और प्लाज्मोटोमी किस में होती है, फिशन किस में होती है. सिंपल, अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये या तो बैक्टीरिया में होगी, या तो पैरामीशियम में, या तो आपके यूग्लिना में, है ना. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर देखने को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है. तो उसकी टाइप्स भी आपको उसी में दिखेंगी. देखिए, बाइनरी फिशंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा. बाइनरी फिशंस में क्या बोलता है कि डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू 2 डाटर ऑर्गेनिजम्स, है ना. इट इन्वॉल्व माइटोसिस, है ना. इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी बाइनरी फिशंस में. एक क्वेश्चन नीट पूछता है कि बाइनरी फिशंस में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है या साइटोकाइनेसिस होता है. बस ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा सेल में और फिर साइटोकाइनेसिस, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा जब सेल डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म्स का डिवीजन होगा. देखिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ इसमें. यहाँ पे बच्चे ये पॉइंट आपने देखने हैं. जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि डिवीजन तो हो ही रहा है, 2 डाटर ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, बट इसमें ये बोल रहा है कि कैरियोकाइनेसिस फॉलो करती है साइटोकाइनेसिस को. तो पहले हमारे पास कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगा. ठीक है, बाइनरी फिशंस के केस में. तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. और आपका जो साइटोकाइनेसिस है, साइटो का मतलब सेल, और काइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म्स का डिवीजन. साइटोप्लाज्म्स डिवीजन. ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो पहले कैरी किया जाता है बाइनरी फिशंस में, और आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस, है ना. पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसका सेल का जो साइटोप्लाज्म है डिवाइड होगा, और ये दोनों डिवाइड होने के बाद हम इसको बाइनरी फिशंस कहते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि बाइनरी फिशन डिपेंड अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन्स, है ना. बाइनरी फिशंस के डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, ओब्लिक बाइनरी फिशंस होता है, आपका सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिशंस होता है. तो अब इसको हम लोग बाइनरी फिशंस को प्लेन के बेस पे डिस्कस करेंगे. तो बाइनरी फिशंस डिपेंड अपॉन द डिफरेंट प्लेन्स. ये प्लेन ऑफ डिवीजन्स के बेस पे भी फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. जैसे फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सिंपल बाइनरी फिशंस या इरेगुलर बाइनरी फिशन. सेम इसी में सेकंड टाइप हमारे पास आती है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशंस. नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है ट्रांसवर्स बाइनरी. नेक्स्ट हमारे पास आता है ओब्लीक बाइनरी फिशन विच इज़ अ फोर्थ टाइप ऑफ बाइनरी फिशंस. ओब्लीक बाइनरी फिशंस.
देखिए इसमें डेफिनेशन करने की तो ज़रूरत है नहीं, बट आप लोग फिर भी समझ सकते हो कि सिंपल बाइनरी फिशंस को ही हम लोग इरेगुलर बाइनरी फिशंस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो डिवीज़न होती होगी सेल की, है ना, सेल डिवीज़न ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेल की जो डिवीजन्स होगी ना, थ्रू एनी प्लेन्स, किसी भी प्लेन से सेल डिवाइड हो सकता है। कोई पार्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स नहीं है, ओब्लिक नहीं है, मतलब किसी भी प्लेन से जब सेल डिवाइड होता है तो उसको हम सिंपल बाइनरी फिशंस कहते हैं। तो इसका आप लोग जैसे लिखोगे यहाँ पे कि सिंपल बाइनरी फिशन की क्या डेफिनेशन होती है, डिवीजन कैन अकर थ्रू एनी प्लेन्स। तो इसमें एग्जांपल क्या लिखोगे आप लोग, जैसे सिमिट्री होती है, एसिमिट्री होती है ना, एसिमिट्रिकल अरेंजमेंट, मतलब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को हम कट करेंगे तो जितने भी प्लेन से उसको कट कर लेंगे, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होती है। तो सेम यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है, सेल्स की डिवीजन देख रहे हैं हम लोग, तो इसकी एग्जाम्पल आएगी एमीबा। अमीबा में आप लोग इरेगुलर बाइनरी फिशंस याद रखोगे। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख रहे हैं इसकी, दैट इज अमीबा। अब इसमें आपने क्या याद रखना है, जैसे अमीबा होता है जब ये फेवरेबल कंडीशन में है तो ये कैसे अपने सेल को डिवाइड करता है। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। पहले तो यहाँ पे अमीबा की जो शेप है वो कैसी होगी, आपको पता है कि इरेगुलर शेप होती है अमीबा की। तो इसमें हमने देखना है सीडोपोडिया कैसे ग्रो करते हैं, फिर आगे कैरियोकाइनेसिस कैसे होती है, साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। तो बच्चे अमीबा की शेप जो है कुछ ऐसी जैसी होगी, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आ गया हमारा न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस, और ये सेल का आ गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सेल का साइटोप्लाज्म आ गया, दैट इज साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या होगा, मानो अमीबा इन फेवरेबल कंडीशन है, तो सबसे पहले इसके इनको हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मतलब इनसे ये क्या करता है, लोकोमोट करता है या अपनी फूड को इनगल्फ करता है ना, सीडोपोडिया। अब मानो जैसे ये अमीबा जो है इसको अपने आप को ग्रोथ करना है, मानो ये जैसे ग्रोथ करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे सेल ने ग्रोथ किया, न्यूक्लियस का साइज़ आपने देखा थोड़ा इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो हमने बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगी। तो यहाँ पर जो अमीबा है तो इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, मतलब न्यूक्लियस का जो होगा वो डिवीजन होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो देखिए न्यूक्लियस ऐसे कुछ, देखिए बच्चे जैसे यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस थोड़ा बहुत डिवाइड हो रहा है ना, एल शेप में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, आई शेप में दिख रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, मतलब कैरियोकाइनेसिस का काम हो गया। अब साथ साथ में साइटोप्लाज्म्स का डिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो साइटोकाइनेसिस से क्या, न्यूक्लियस तो पहले ही कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा सेल के अंदर, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए बच्चे स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, है ना। कैरियोकाइनेसिस पहले ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ। तो साइटोकाइनेसिस में अभी एक पीक तो बना हुआ है, बट न्यूक्लियस कंप्लीट डिवाइड हो गया है, तो साइटोप्लाज्म्स अभी कंप्लीट डिवीजन नहीं हुई है। तो अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, दो डिफरेंट एम्यूबाइड्स बने, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ डॉटर सेल्स। ये जो दो डिफरेंट डॉटर सेल्स बन गए, डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है बच्चे। तो ऐसे एक न्यू एम्यूबाइड्स, एम्यूबिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, एम्यूबाइड भी बोल सकते हैं, डॉटर सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एम्यूबा की डिवीजन्स होती है सिंपल बाइनरी फिशंस में। ये इमॉर्टल होता है, ठीक है, डिवाइड होता ही जाता है, डिवाइड होता ही जाता है, इसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है, ठीक है बच्चे। अब देखो हमने सिंपल बाइनरी फिशंस पढ़ लिया, अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशंस देखेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशंस में आप लोग क्या याद रखेंगे, डिवीजन्स कैन अकर अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा जैसा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इसकी एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ और एक डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। और एग्जांपल हम लोग इसकी दे सकते हैं यूग्लिना। एग्जांपल क्या होगा इसका, यूग्लिना। जैसे पहले का क्या था, एम्यूबा था, इसकी एग्जांपल है यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिना में फ्लैजिला से डिवीजन फर्स्ट स्टार्ट होती है। तो मैं आपको डायग्राम बताता हूँ बना के। तो अब हम लोग
फिशंस की सेकेंड टाइप देख रहे हैं, मतलब बाइनरी फिशंस की सिंपल बाइनरी फिशन पहले पढ़ा जिसकी अम्यूबा हमने डिस्कस किया, और अब हम लोग बाइनरी फिशन की सेकेंड टाइप लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन डिस्कस कर रहे हैं जिसकी एग्जांपल यूग्लिना है। तो अब हम लोग यूग्लिना की डायग्राम्स में देखेंगे कि कैसे सेल डिवाइड होता है, कैसे फ्लैजिला से डिवीजन स्टार्ट होती है। तो स्ट्रक्चर देखिए यूग्लिना का, देखना बच्चों ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि इसमें भी कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होता है और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो आप लोगों को पता है बच्चे कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है ये, और ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले हमें देखने को मिला है कैरियोकाइनेसिस, राइट। पहले यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस का मतलब पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद फिर उसके बाद पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, और फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म्स डिवाइड हुआ। तो मतलब फिर उसके बाद आपको लेटर ऑन देखने को मिला क्या, साइटोकाइनेसिस, फिर आपको साइटोकाइनेसिस देखने को मिली है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस आपको पता होना चाहिए कि जो डिवीजन होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो सेल अपना डिवीजन शो करता है, तो आपको मैंने बताया था कि टेल से स्टार्ट होता है ना, फ्लैजिला, इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा फ्लैजिला, है ना, यूग्लिना का ये फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला से डिवीजन स्टार्ट होता है, मतलब ऐसे करके डिवीजन स्टार्ट हुआ है यहाँ से, फिर ऐसे करके डिवीजन स्टार्ट हुआ है, फिर ऐसे, ये देखो कहाँ पे डिवीजन पहुँच गया है, यहाँ पे डिवीजन पहुँच गया, और फिर दोनों यहाँ पर क्या बन गए, डॉटर यूग्लिना बन गए। तो मतलब इसमें आपने एक एग्जांपल याद रखनी है जहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन शो कौन करता है, यूग्लिना करता है, और उसके फ्लैजिला से फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होती है, और फाइनली हमारे पास दो डॉटर यूग्लिनॉइड, ये बन गए बच्चे दो डॉटर यूग्लिना, ठीक है। और यूग्लिना में जो डिवीजन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लैजिला डिवाइड फर्स्ट। ये याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा भी गया एक बारी पेपर में। अब हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं बाइनरी फिशंस की, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन क्या होता है। देखो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशंस में आपको पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन था, जो बच्चे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन था, तो उसमें एक्सिस कैसे होता था, ऐसे होता था, ठीक है। और जो आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होगा उसमें एक्सिस कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और जो ओब्लीक बाइनरी फिशन होगा उसमें एक्सिस कैसे होगा, ऐसे होगा। ये तीन एरो आपको याद रखने। तो हमने सबसे पहले यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखा, अब हम लोग थर्ड देखते हैं आपका ट्रांसवर्स बाइनरी। बच्चे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशंस में डिवीजन अकर ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो आपको पता ही है कि ट्रांसफर एक्सिस में कैसे होती है डिवीजन, ऐसे करके हम लोग देखेंगे, तो ये ट्रांसफर एक्सिस होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल जो होती है वो क्या होगी, पैरामीशियम। जैसे इसकी एग्जाम्पल हम लोग पैरामीशियम मेंशन करेंगे। पैरामीशियम देखा होगा, शू लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसकी डेफिनेशन जो बनती है, ठीक है बेटा, ये आपकी डेफिनेशन और एग्जांपल आती है इसमें। एक पॉइंट आप लोग इसमें याद रखोगे, पैरामीशियम में इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइन्यूक्लिएटेड होता है, और इसमें हम लोग एक माइक्रो न्यूक्लियस देखते हैं और एक हम लोग मैक्रो न्यूक्लियस देखते हैं। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोसिस होती है ना, पॉइंट शुड बी नोटेड, है ना। और मैक्रो न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है वहाँ पर ए माइटोसिस होती है। ये तो हम लोग सेल साइकिल में देखेंगे अच्छे से, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि माइटोसिस और ए माइटोसिस किस में होती है ना। जो माइटोसिस है एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें, और ए माइटोसिस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्ट करता है प्लाज्मिड की तरह, है ना। तो अभी के लिए आप इतना याद रखें कि एक पैरामीशियम है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है तो वो बाइन्यूक्लिएटेड है ना। बाइन्यूक्लिएटेड मीन्स माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है बच्चे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आपके पैरामीशियम की, है ना। पैरामीशियम में जो न्यूक्लियस है वो बाइन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब बाइन्यूक्लिएटेड का मतलब दो न्यूक्लियस होंगे उसमें, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, वो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल माना जाता है ना। जिस न्यूक्लियस में माइटोसिस होगी वो पैरामीशियम का एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल होगा। गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। फिर उसके बाद जो मैक्रो न्यूक्लियस होगा वो एमाइटोटिकली डिवाइड होगा, वो एक्ट करेगा प्लाज्मिड की तरह, ठीक है ना। और वो डील करता है सीलियरली मूवमेंट और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, और भी बहुत सारे जो मूवमेंट होते हैं, सीलियरली मूवमेंट्स होते हैं पैरामीशियम में, तो वो कौन डील करता है, वो आपका मैक्रो न्यूक्लियस डील करता है, ठीक है।
देखो जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, शू लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं ड्रा करके बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो आप लोग, दैट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल। ये क्या है, ये मैक्रोन्यूक्लियस बोल सकते हो आप इसको, मैक्रोन्यूक्लियस है। और ये आपका माइक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस है, ठीक है। और आपको पता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस हो रही है, डायग्राम में सामने दिख रहा है कि पहले क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हो रही है। और लास्ट में 2 डाटर पैरामीका बन गए, इनको हम लोग सीलिया बोलते हैं, दैट इज सीलिया, ठीक है। और इनको बनाने के लिए किसका रोल होता है, मैक्रोन्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, सीलिया। सीलियरली सेल जितने भी होते हैं उनके अंदर मैक्रोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें फूड वैक्यूल्स होता है, बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं, बट हम लोग इसमें सिंपल देख रहे हैं कि एक पैरामीशियम से डॉटर पैरामीका कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशंस हुई है यहाँ पर, मतलब डिवीजन आकर ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो ओब्लिक बाइंडरी फिशंस तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको समझ सकते हो। इसमें आप लोग समझिए, ओब्लिक बाइंडरी फिशंस में जो डिवीजन होता है ना, वो डायगनली डिवीजन होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायगनल डिवीजन किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स या ओब्लिक में। तो ओब्लिक में डायगनल डिवीजन होता है। डायगनल डिवीजन का मतलब एरो कुछ ऐसा जैसा होता है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कुछ ऐसे कट होगी। और आप लोग जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल होता है तो वो कुछ ऐसे जैसे एरो होगा, है ना। और जो आपका ट्रांसवर्स होगा तो वो कुछ ऐसे जैसे एरो होगा आगे के लिए, ठीक है। तो मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। और ये आपका डायगोनल एक्सिस, क्या है ये, डायगोनल एक्सिस, डायगोनली एक्सिस, ठीक है बच्चे। देखो इसकी एग्जांपल है गोनियोलिक्स, एक डाइटम्स होता है गोनियोलिक्स जो वाटर में प्रेजेंट होता है, जो रेड टाइड प्रोड्यूस करता है, उसकी डिवीजन ओब्लिक बाइंडरी फिशन से होती है ना। तो एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है, क्रेटम और गोनियोलिक्स, ठीक है। इसकी डायग्राम्स कुछ ऐसे जैसे होगी, ये है बच्चे हमारा क्रेटम्स, है ना, क्रेटम्स। और इसमें देखो डिवीजन जब भी होगी तो कुछ ऐसे जैसे ओब्लिक बाइंडरी फिशन ये ऐसे डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, ऐसे जैसे आपने याद रखना, ये ऐसे डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बाइंडरी फिशंस, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों का आज हम लोगों ने बाइंडरी फिशंस कंप्लीट किया है। मल्टीपल फिशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पे ये नोट्स प्रिपेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ आपकी नोटबुक पे भी होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइंडरी फिशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।